मॉर्निंग प्यारे व्यक्तियों। आप सभी बोल रहे थे कि सर हमें हिंदी पढ़ा दो, तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में सबसे पहले हमें भाषा के बारे में पता होना चाहिए। भाषा भाषा किसे बोलते हैं? भाषा में हम देखें तो किसी व्यक्ति के भावों, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहते हैं। भाषा में आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि एक शब्द एक भाषा में एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। भाषा में एक शब्द एक अर्थ प्रकट करता है, और वही शब्द दूसरी भाषा में कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखें तो अपने हिंदी भाषा में एक शब्द है कम, जो हमारी हिंदी भाषा में तो न्यूनता को तथा यही शब्द अंग्रेजी भाषा में कम, आना, जो एक क्रिया के रूप में अपने भाव व्यक्त करता है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा में एक शब्द एक भाषा में एक ही अर्थ और वही शब्द दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ को भी प्रकट कर सकता है। इस प्रकार हम देखें तो भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। भाषा ध्वनि संकेतों की मूलतः एक व्यवस्था है। जो मानव के मुख से मानव
प्राणी के मुख से निकली अभिव्यक्ति है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? भाषा ध्वनि संकेतों की मूलतः एक व्यवस्था है जो मानव या प्राणी के मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों का आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है। सामाजिक माध्यम है। और वैसे देखें तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का अध्ययन किया जाता है और व्याकरण के मुख्य कई रूप हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले देखिए वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बात करेंगे हम सबसे पहले वर्ण विचार की। वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, भेद, प्रकार और उसके उच्चारण और उसके मिलने की विधि के आधार पर बात करेंगे। तो वर्ण विचार सबसे पहले वर्ण विचार, जिसको हम ऑर्थोग्राफी बोल सकते हैं। इसमें वर्णों के आकार, प्रकार
अध्ययन करेंगे। और दूसरी बात करें तो है शब्द विचार। वर्ण विचार में हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्णों के आकार, प्रकार, उत्पत्ति और उच्चारण के बारे में वर्णन करेंगे। नंबर 2 होगा आपका शब्द विचार। शब्द विचार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। इसमें शब्दों के उत्पत्ति, स्रोत, कॉमा, व्युत्पत्ति, कॉमा, अर्थ और रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा वर्ण विचार, शब्द विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, प्रकार, उत्पत्ति और उच्चारण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। और शब्द विचार में हम देखेंगे शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत का माध्यम क्या रहा है, उसके बाद में उसके व्युत्पन्न होने का कारण क्या रहा है, उसका अर्थ और उसके रूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आपका है तीसरा प्रकार, जिसमें देखेंगे वाक्य विचार। नंबर 3 है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की प्रकार, वाक्य के प्रकार और वाक्य को अलग करने की विधि, वाक्य के प्रकार, वाक्य को अलग करने की विधि और इसमें प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में वर्णन करेंगे। होने वाले विराम चिन्हों के बारे में वर्णन करेंगे। तो यहाँ तो हमने देखा भाषा के बारे में, भाषा क्या चीज़ है, भाषा का माध्यम क्या रहेगा और भाषा को अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। और इसी के साथ हमने देखा भाषा की परिभाषा और उसके बाद हम बात कर रहे थे भाषा को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में हमने देखा कि वर्णों के प्रकार, वर्णों के स्रोत और वर्णों के उच्चारण के आधार पर वर्णन। इसी प्रकार हमने शब्द विचार में देखा और वाक्य विचार में देखा। अब आगे हम बात करेंगे, अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। लेकिन वर्ण विचार से पहले आपने भाषा के बारे में पढ़ा और भाषा में हमने सबसे पहले देखा था कि वर्ण प्रत्येक व्यक्ति उच्चारित नहीं कर सकता, लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि वर्ण उच्चारित करने में मूक प्राणियों को परेशानी होती है और वह भी क्या है, अपनी
विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि को प्रकट करता है। इसलिए वर्णों में यदि हम देखें और यदि भाषा में हम सबसे पहले देखें तो सबसे छोटी इकाई भाषा की ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक प्राणी प्रत्येक सजीव अपने भाषा को प्रकट करने के लिए ध्वनि को व्यक्त कर सकता है और ध्वनि के माध्यम से अपने विचार आदान प्रदान कर सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने पहुंचना आपको वर्णों तक, और हम देखें उसके बाद ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और अब हमें पहुंचना है वर्णों तक। इससे पहले हम बात करेंगे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। लेकिन वर्ण होते क्या है, वर्ण की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। वर्ण की परिभाषा में भी पता होना चाहिए कि वर्ण ऐसी ध्वनि होती है जिसका अंतिम विभाजन किया होता है और उसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं। और ये लिपिमाला का एक प्रतीक होता है। बात करेंगे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है और आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं है। संभव नहीं है, वो वर्ण कहलाते हैं। और लिपिमाला में हम जो भी वर्ण लिखते हैं वो वर्ण ने होकर अक्षर रूप में लिखते हैं। अक्षर रूप में लिखते हैं क्योंकि हमें पता है वर्ण अपने आप में अंतिम विभाजन होता है और अक्षर को हम आगे विभाजित और कर सकते हैं। इसलिए हिंदी लिपि वर्णमाला में जितने भी हम व्यंजन वर्ण या सवर्ण वर्ण जो लिखते हैं वो हम वर्ण रूप में न लिखकर अक्षर रूप में लिखते हैं। क्योंकि जैसे हम लिपि वर्णमाला में अपने लिखते हैं क वर्ग के सभी वर्ण क, ख, ग, घ और न, क्योंकि ये अभी वर्ण नहीं है, क्योंकि इसका अभी आगे विभाजन किया जा सकता है, इसलिए ये वर्ण होकर अक्षर रूप में है। इसलिए हमें पता होना चाहिए क को वर्ण रूप में व्यक्त करने के लिए क के हलंत लगेगा और ख को वर्ण रूप में लिखने के लिए ख के हलंत। इस तरह से हम लिपि वर्णमाला के सभी वर्णों को यदि हलंत रूप में लिखते हैं तो सभी वर्ण हो सकते हैं, अन्यथा ये सभी अक्षर होंगे। क, ख, ग और ञ। अब ये वर्ण रूप में है। और यहां ये सभी अक्षर रूप में है। इसलिए ध्यान रखना है लिपि वर्णमाला में जितने भी हम वर्ण लिख रहे हैं वो सभी
वर्ण रूप में न लिखकर अक्षर रूप में लिखते हैं, क्योंकि हम कभी भी इनके आगे अनंत का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से ये वर्णों को हम लिखने की शैली है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और लिपि वर्णमाला में वर्ण होते हैं, और वर्णों के साथ हम बात करें तो इसमें कुछ सवर्ण वर्ण है। जैसे हम बात करें ए, तो ए का हम आगे विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए ए यह आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी स्वर वर्ण व अक्षर दोनों रूपों में शामिल किए जाते हैं। क्योंकि हिंदी में सभी स्वर वर्ण व अक्षर दोनों रूपों में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में पूर्ण होते हैं और इसका उच्चारण जीभ के एक झटके से संभव भी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, लिपि वर्णमाला में सभी स्वरों को वर्ण और अक्षर दोनों रूपों में शामिल किया जा सकता है। और व्यंजन वर्ण है, यदि ये अनंत रूप में होंगे तब तो ये वर्ण होंगे, अन्यथा ये अक्षर होंगे। इस तरह से हमने ये वर्ण पढ़े और वर्णों को परिभाषित किया। अब बात करेंगे हिंदी में वर्णों के भेद की। वर्णों के प्रकार या भेद। हिंदी में प्रकार और भेद की बात करें तो ये दो रूप में विभाजित की जाती है। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। हिंदी में वर्तमान में 11 स्वर और हिंदी में वर्तमान में मूल रूप में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 स्वर क्या चीज है। स्वर, तो स्वर वे वर्ण ध्वनियां होती है वे वर्ण ध्वनियां जिसका उच्चारण जीभ के एक झटके से संभव हो जाता है। वे वर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण जीभ के एक झटके से संभव हो जाता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा देखें, वे वर्ण ध्वनियां जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे हिंदी में ए, आ, ई, ऊ, ऊ।
रेडियसी की बात करें तो वर्तमान में ये संयुक्ताक्षर का रूप ले रहा है। और उसके आगे देखें ए आई ओ औ। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे ये 11 स्वर हुए। और वर्तमान में रेडियसी को संयुक्ताक्षर में लिया गया, इसलिए वर्तमान में इसको हटाने की चर्चा चल रही है और इसकी जगह हमारे एक नया स्वर जिसको बोल सकते हैं ग्रहित स्वर, जो हिंदी भाषा में ओ के रूप में समाहित करने की योजना चल रही है। ओ तो समाहित करने की योजना चल रही है क्योंकि यह आ और ओ के मध्य की ध्वनि मानी जाती है। और यह आ और ओ के मध्य की ध्वनि मानी जाती है, जो वर्तमान में हमारी हिंदी भाषा में समाहित करने की योजना चल रही है। तो ये तो थे हमारे स्वर। अब बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों की व्यंजन वर्ण। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण ध्वनियां कहलाती है। अर्थात दूसरी परिभाषा में देखें तो स्वरों में तो था कि सीधी की परिभाषा थी वे ध्वनियां जिसका उच्चारण जीभ के एक झटके से संभव हो जाता है। लेकिन व्यंजन वर्णों की बात करें तो इसमें दूसरी परिभाषा में देखें तो वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में रुकावट संघर्ष या अवरोध के साथ मुख से बाहर निकलती है। मुख से बाहर निकलती है। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये मूल रूप में 33 है, जो क वर्ग में क ख ग घ और अड़। च वर्ग की बात करें, च वर्ग में च छ ज झ
वर्ग की बात करें, ते, थे, दे, धे और अणे। उसके बाद ते वर्ग की बात करें, ते, थे, दे, धे, ने। और पे वर्ग की बात करें, पे, 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 है और मैं। उसके बाद देखिए ये, रे, ले और वे। उसके बाद है से, है। तो ये हमारे मूल रूप में कुल 33 व्यंजन वर्ण हुए। इसके अलावा भी हमारे जो व्यंजन वर्ण है उसकी बात करेंगे। इसके बाद में ये 33 मूल व्यंजन वर्ण है, इसके अलावा संयुक्ताक्षर वर्णों की भी हम बात करेंगे। संयुक्ताक्षर में कौन कौन से आती हैं वो देखेंगे। संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण इसलिए है क्योंकि एक से अधिक व्यंजन वर्णों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये संयुक्त वर्ण में होते हैं। जैसे अपने हिंदी भाषा में बात करें तो एक आता है एक्से, एक आता है करे, एक आता है के और एक आता है श्रे। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण है जिनको मानक संस्थान नई दिल्ली ने, मानक संस्थान जो हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान करती है, उसने हिंदी में चार व्यंजन वर्णों को संयुक्ताक्षर की श्रेणी में शामिल किया है, जो हमारे क्षय, तय, ज्ञ और श्रेय। अक्षय की बात करें तो अक्षय क, क्षय और ऐसे मिलकर बना है। और त्रय क, रे और ऐसे मिलकर बना है। ज्ञ जय, ये और ऐसे मिलकर बना है। श्रेय से, रे और ऐसे मिलकर बना है। इन सबको हिंदी मानक संस्थान नई दिल्ली द्वारा मान्यता दी गई, द्वारा मान्यता दी गई। और इन वर्णों के अलावा कोई संयुक्त वर्ण नहीं होता है। कोई संयुक्त वर्ण नहीं होता है इनके अलावा। कोई संयुक्त वर्ण नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें अन्य वर्ण, जिसमें ग्रहित वर्ण, डे, धे, इसको बोले तो उत्सित या ताड़नजात, या फिर इसका नाम बोले तो द्विगुणित। और अरबी या फिर फारसी के कै नुक्ता लगा हुआ, खे, गे,
चार हमारे अरबी या फारसी भाषा के वर्ण हैं, इनको हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, क्योंकि ये हमारी हिंदी भाषा में जो मुगली भाषा का यानी मुगलों की भाषा थी उसका प्रभाव अभी वर्तमान में मौजूद है। उनकी अर्थ भिन्नता को बनाए रखने के लिए इसका वर्तमान हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे देखें तो अपने कुछ शब्द हैं जिसमें ये अरबी भाषा के वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसकी वजह से उनका अर्थ भी भिन्न हो जाता है। तो सबसे पहले अपने देखें तो एक शब्द आपके सामने फन की बात कर लेते हैं। पहले फन, एक है फन, एक में नुक्ता का प्रयोग हुआ है, एक में नुक्ता का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये फारसी भाषा का वर्ण है और ये अपने हिंदी भाषा का मूल वर्ण है। इस फन का अर्थ और इस फन का अर्थ दोनों का भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले फन का अर्थ है जिसमें फारसी भाषा का वर्ण प्रयोग किया गया है, इसमें फन का अर्थ होता है कला, या इसको बोल सकते हैं अपने हुनर। और इस फन का अर्थ है सांप आदि का फन, वैसे ही आपने देखिए एक तो है खाना, एक है खाना। एक में फारसी भाषा के वर्ण का प्रयोग हुआ है और दूसरे में हिंदी भाषा के वर्ण का प्रयोग हुआ है। फारसी भाषा वाले का अर्थ भिन्न होगा और हिंदी भाषा वाले का भिन्न होगा। इस खाना का अर्थ है भोजन और इस खाना का अर्थ है कॉलम या फिर डिब्बा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, यानी ये फारसी भाषा के अलग वर्ण होने की वजह से इसका अर्थ भिन्न है, न कि नुक्ता की वजह से। तो ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो हिंदी भाषा में अर्थ भिन्नता को बनाए रखने के लिए हमने फारसी भाषा के जो 5 व्यंजन वर्ण शामिल कर रखे हैं, तो ये भी हमारी हिंदी भाषा में नए वर्ण है। इस तरह से 33 वो हो गए, उसके बाद 2 ये हो गए, 35, 35 से 5 ये 40 हो गए। और उसके बाद में हम बात करें तो साहित्य के कुछ वर्ण और है। साहित्य के वर्ण जिसको हम हिंदी साहित्य में प्रयोग करते हैं। नंबर 1 न है, ल है, मैं है और रह है। न है, ल है, मैं है और रह है। इस वर्णों का पता हमें कहाँ चलता है? जब हिंदी साहित्य में हम मात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार के अलावा जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है, क्योंकि उसमें हमें मात्रिक छंद में सबसे अधिक इन संयुक्ताक्षरों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, और वहाँ हम ये समझते हैं कि अपवाद रूप में वर्ण है। अपवाद नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में मूल रूप में वर्ण होते हैं। जैसे हम मात्रा की बात करें, मात्रा की बात करें, जैसे एक आ जाता है आपका कल्पना शब्द। इसमें हमें मात्रा गिनने के लिए बोला जाए तो हमें इस बात का भी पता है कि हर 100 वर्ण के लिए एक मात्रा, जिसका प्रतीक, और दीर्घ वर्ण की बात करें इसकी 2 मात्रा,
और इसका प्रतीक। जब हम इसकी मात्रा ज्ञात करेंगे तो इसमें क में एक मात्रा है, और लेकिन हमें पता है क अपने आप में हर्षव स्वर है, लेकिन इसके बाद में यदि कोई आधा वर्ण आ रहा है तो वो आधा वर्ण पहले वाले के साथ जुड़कर पहले को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। इसलिए यहाँ क की बात करें तो क में दो मात्रा हो जाएगी। क अपने आप में पूरा एक वर्ण, इसकी एक मात्रा है, हर्षव है, और ये ना की बात करें तो ये दीर्घ वर्ण है। इस तरह से कल्पना में कुल मिलाकर 5 मात्राएं होंगी। वैसे ही एक शब्द और आ रहा है जिनमें लह वर्ण का हमारे प्रयोग किया गया है, वो है हमारे सामने कुल्हाड़ी। जब आप इस कुल्हाड़ी को पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में जब आपको मात्रा गिननी पड़े तो आप इसको ये सोचेंगे कि ये अपवाद है। अपवाद नहीं होगा। यहाँ इसकी मात्राओं की बात करेंगे तो हमें पता है कु हर्षव है, उसके बाद में लय है, लय को इसके साथ जोड़ने पर कु की मात्रा दीर्घ होनी चाहिए, इसकी दो मात्रा मानी जानी चाहिए थी। लेकिन हमें इस बात का भी पता है, यानी लय और है ये क्या है, अपने आप में एक वर्ण है, इसलिए लय को हम क के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इस तरह से इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा हर्षव हो जाएगी। और है यानी लय है, ये अपने आप में एक वर्ण है और यहाँ दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसकी दो मात्रा हो जाएगी और अड़े की भी दो मात्रा हो जाएगी। इस तरह से इस शब्द में कुल 5 मात्राएं होंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि साहित्य में भी ये सभी वर्ण है, जिनकी बदौलत इनकी मात्राओं से हमें पता चलता है कि अपने आप में मूल रूप में। तो ये तो था आज हमारा हिंदी के सामान्य परिचय के बारे में वर्णन, और यहाँ व्यंजन वर्ण और स्वर के बारे में वर्गीकरण किया। और कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारा रहेगा स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। धन्यवाद।